Hello everyone. In this specific series of videos, we are going to discuss about circulation, in which first video is the blood. Let's get started. ब्लड जो होता है एक रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ओपेक होता है, समवट स्टिकी इन नेचर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। इसकी विस्कोसिटी 4.7 होती है। इसके अलावा 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है ये डिस्टिल वाटर से। स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है और इसका जो पीएच है वो होता है 7.4 पीएच। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो अमाउंट है वो कितनी प्रेजेंट होगी, ये हम बात करें अडल्ट के अंदर। अडल्ट मेल के अंदर 5 to 6 लीटर्स होती हैं एंड फीमेल के अंदर 5 to 4 लीटर्स होती है। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड इन कलर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्पल रेड इन कलर होता है, जिसको हम बेसिकली ब्लू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। बॉडी वेट की अगर हम बात करें कितना परसेंटेज बॉडी वेट होता है ब्लड का, 6 to 10% जो होता है ये ऑक्यूपाई करता है ब्लड। पूरी बॉडी वेट का 6 to 10% ब्लड होता है, जिसको हम बोलते हैं 1/12 पार्ट, या फिर 7 to 8% एवरेज में हम बोल के चलते हैं कि ये बॉडी वेट का होता है। एंड 30 to 35% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें कि जो ब्लड है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, सबसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। हॉर्मोन्स आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन है उनसे। तो उन सबको ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है रेगुलेशन का। रेगुलेट करके रखता है ये चीज़ों को। रेगुलेट कैसे करता है? ये एक टर्म आती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो होता है, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स का होम्योस्टेसिस ये मेंटेन करके रखता है। पीएच को रेगुलेट करता है, बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अब बफर सिस्टम की तरह कैसे एक्ट करेगा? जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस होंगे उनको ये वीक एसिड्स और बेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। कुछ हीट एब्जॉर्बिंग इसके अंदर या फिर कूलेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की तरह, तो ये क्या करता है? टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करता है ये, जैसे कि अगर इंजरी हो उस टाइम पे क्लोटिंग फॉर्म होती है, वो भी कहाँ से होती है? ब्लड प्लेटलेट से होती है। WBCs हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट डिजीज हो गई जो कि फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। ब्लड प्रोटीन्स हो गए, एंटीबॉडीज, इंटरफेरोन्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या कौन परफॉर्म करेगा? ब्लड परफॉर्म करेगा, जो कि बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे? ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें ये 55% होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होती है। जो हमें ये येलो कलर का एक ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ रहा है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड कॉर्पसल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगी, वाइट ब्लड सेल्स होंगी जिनको WBC बोलेंगे, प्लेटलेट्स होंगी। ये मेन कंपोनेंट्स होंगे ब्लड के। अब ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूग करें, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये एक लेयरिंग फॉर्म कर लेगा। लेयरिंग के अंदर क्या होगा? जो भी हमने सैंपल लिया था वो लेयरिंग फॉर्म कर लेगा, जिसके अंदर अपर सबसे ऊपर हमें नजर आएगी प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ द टोटल ब्लड है। सबसे नीचे प्रेजेंट होगी एरिथ्रोसाइट, जो कि 45% होती है टोटल ब्लड का। अब इनके बीच में जो भी प्लाज्मा है और RBCs है, उनके बीच में एक बफी कोट प्रेजेंट होती है, जो कि ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि लेस देन 1% होती है। जो ये WBCs एंड प्लेटलेट्स हैं वो RBC से तो क्या होती है? RBC के
ऊपर प्रेजेंट है, तो आरबीसी से तो थोड़ी सी कम डेंस होंगी, तभी उसके ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन जो प्लाज्मा है उनसे ज़्यादा डेंस होगी, इसलिए ये क्या होंगी, बीच में प्रेजेंट होगी, इसके बीच में एक बफी कोट फॉर्म कर लेगी। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर होता है। अब ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या होगी, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड हो गया। ब्लड वेट जो होता है 8%, ब्लड जो बॉडी वेट होता है 8% होता है, एंड 92% अदर फ्लूइड्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें होल ब्लड इज़ 8%। तो इस 8% के अंदर 55% जो होता है इसका ब्लड प्लाज्मा होता है, एंड 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि इस 8% का होता है, 55 एंड 45। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें, तो ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे 7%, वाटर प्रेजेंट होता है 91.5%, एंड कुछ अदर सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं 1.5%। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होंगे 45%, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होंगे 38%, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होंगे 7%, एंड कुछ अदर्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे 1%। और अगर अदर सोल्यूट्स की बात करें, कौन कौन से सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो गए, और वेस्ट प्रोडक्ट हो गई। तो ये अदर सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। 3 मेन टाइप की यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें से भी क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कैसी कैसी हो सकती है, वो या तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल हो सकती हैं, लिम्फोसाइट्स हो सकती हैं, मोनोसाइट्स हो सकती है, इसिनोफिल्स हो सकती है, या फिर बेसोफिल्स हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम 1 बाय 1 अपकमिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं 55% ब्लड प्लाज्मा की। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा जो है एक स्ट्रो कलर्ड लिक्विड होता है। अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो बचेगा वही क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसके अंदर वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एंड जो रीहाइड्रेशन है उसको भी मेंटेन करके रखता है। डिहाइड्रेशन क्या होगा, अगर प्लाज्मा लेवल जो है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज़ किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लूइड इनटेक, या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, एक्सेसिव लॉस ऑफ या फिर फ्लूइड्स हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। रीहाइड्रेशन क्या होगी, इस वॉल्यूम को दोबारा से रिस्टोर करना, जो भी प्लाज्मा लेवल की जो वॉल्यूम है उसको दोबारा से रिस्टोर करने को हम रीहाइड्रेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर वाटर की हमने बात की थी 91.5% होता है, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये मेन टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जो भी फ्लूइड का एक्सचेंज है ब्लड कैपिलरीज के अक्रॉस, उसको ये मेंटेन करके रखता है। ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलिन जो होते हैं लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, हेल्प इन अटैक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस आएंगे उनको अटैक करने में ये हेल्प करेंगे। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन जो होंगे, ग्लोबुलिन जो है अब अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन के अंदर डिवाइड होंगे। तो ये जो अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आयरन का, लिपिड्स का,
फैट सोल्यूबल विटामिन्स का, इनका काम ये है। और फिब्रिनोजन जो है, फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करेगा। फिब्रिनोजन भी क्या है, लार्ज प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन स्मॉल प्रोटीन होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है। इसके बाद ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये दोनों क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इनका साइज जो है लार्ज होता है। अब अगर ये जो ग्लोबुलिन है, जो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन था, लार्ज प्रोटीन था, इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें, टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें तो उसके बाद हमें नज़र आएगा इसके अंदर एक होगा अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन। ये जो अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन है, इसके अंदर ये क्या होगा, इसके अंदर हिपेटोग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन एंड सेरिब्लोप्लाज्मिन ये प्रेजेंट होंगे। अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन के अंदर ट्रांसकोरिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये प्रेजेंट होंगे। एंड बीटा ग्लोबुलिन के अंदर ट्रांसफेरिन एंड बीटा लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। गामा ग्लोबुलिन के अंदर, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीजी एंड आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे। अब प्रोटीन्स के अलावा और भी जो इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, जिसके अंदर फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फूड मटेरियल्स के अंदर हो गया ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ट्राइग्लिसराइड, विटामिन्स, ये इसके अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट की अगर हम बात करें, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये इसके अंदर वेस्ट जो भी वेस्ट मटेरियल है प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें ग्लूकोज की, तो वो होता है 60 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, और यूरिया का होता है 17 to 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इनके अंदर फ्लक्चुएशन आती है तो ये क्या कर लिए जाते हैं, मेंटेन कर लिए जाते हैं, अगर नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है उस टाइम पे। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होंगे ब्लड प्लाज्मा के। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होगा, न्यूट्रिशन, जैसे कि जो भी न्यूट्रिशन हो गया, ग्लूकोज होगी, अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, सबका क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन करती है। एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एंड होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करके रखती है। तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। होम्योथर्मी मेंटेन करती है, हमने बोल दिया कि होम्योस्टेसिस होगा, होम्योस्टेसिस हो गया एक कांस्टेंट कंपोजिशन, और होम्योथर्मी, थर्मी यानी कि टेम्परेचर, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जो ब्लड प्लाज्मा होती है। रेगुलेट पीएच, पीएच को भी रेगुलेट करके रखती है, तो ये बफर्स की तरह भी एक्ट करती है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते प्रोटीन, वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं, वो जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के, वो इम्यून ग्लोबुलिन की तरह एक्ट करते हैं, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। ऑस्मोटिक टेंशन मेंटेन करके रखती है। जो भी एल्ब्यूमिन है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है, वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। और अगर हम बात करें अमाउंट की, तो 1 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन जो है वो 20 ml ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकता है। एज मिडल मैन की तरह एक्ट करती है, कि जो मटेरियल है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, उनके बीच में क्या करती है, एक मिडल मैन की तरह, एक मीडिएटर की तरह ये एक्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है। जैसे कि ग्लोबुलिन्स जो है, ग्लोबुलिन प्रोटीन कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, वाटर जो इनसोल्यूबल लिपिड्स होंगे,
जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फोस्फोलिपिड्स होंगे, फ्री एसिड्स होंगे, और उनको ये वाटर सोल्यूबल लिपोप्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ग्लोबुलिन क्या करेगी यहाँ पे, वाटर के साथ जो भी वाटर इनसोल्यूबल लिपिड्स होंगे उनके साथ कंबाइन करेगी। कंबाइन करने के बाद ये इनको वाटर सोल्यूबल लिपोप्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। वाटर सोल्यूबल लिपोप्रोटीन्स जैसे कि अल्फा लिपोप्रोटीन्स, बीटा लिपोप्रोटीन्स एंड काइलोमाइक्रोन्स। नेक्स्ट है इसके अंदर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे कि ट्रांसफेरिन ग्लोबुलिन जो है वो कैरी करते हैं आयरन को, सेरिब्रोप्लाज्मिन जो है वो कॉपर को कैरी करता है, तो ये मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। फीटस की ग्रोथ में हेल्प करती है, जो भी फीटस होगा उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। जो भी फीटस या फिर फिटिन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होंगे, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन फीटस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सेल प्रोलिफरेशन एंड जो ग्रोथ होती फीटस की उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद इरिथ्रोपोइसिस क्या होगा, जो इरिथ्रोसाइट्स हैं या फिर जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जो फॉर्मेशन है उसको इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, तो उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोपर्डिन प्रोटीन होता है जो कि सर्टेन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और सर्टेन वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोपर्डिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि ब्लड प्लाज्मा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि 45% जो है जो ब्लड का है वो फॉर्म करता है। इसके बाद एक टर्म आती है हीमोक्रीट वैल्यू या फिर इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वैल्यू। ये क्या होती है, परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स। जो भी ब्लड सेल्स की परसेंटेज है उनको हम बोलते हैं हीमोक्रीट वैल्यू या फिर पैक्ड सेल वैल्यू। इसको एस्टिमेट किया जाता है विंट्रोब्स ट्यूब्स के थ्रू। विंट्रोब्स ट्यूब होती है उसके थ्रू इस वैल्यू का एस्टिमेशन किया जा सकता है। मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 3 मेन कंपोनेंट जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स। जितने अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की एक्सेप्ट मैमल्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मैमल्स को छोड़ के, इनके अंदर ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होती है आरबीसी। एंड अगर हम मैमल्स की बात करें एक्सेप्ट कैमल, सारे मैमल्स एक्सेप्ट कैमल, तो उसके अंदर क्या होगा, ओवल, बाइकन्वेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसके बाद जो अगर हम ये बाइकनकेव हो जाती है, ये बाइकनकेव किस में हेल्प करता है, बाइकनकेव क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। जो भी इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो था, जो भी इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो था उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये बाइकनकेव शेप जो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि माउस डियर हो गया, इसके अंदर स्फेरिकल लाइक आरबीसीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्फीरोसाइटोसिस। एंड लैम्प्रे के अंदर इरेगुलर टाइप की आरबीसी प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट साइज आरबीसी एलिफेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आरबीसीज की साइज़ की बात करें तो माइक्रोसाइट्स, नॉर्मोसाइट्स एंड मैक्रोसाइट, ये 3 साइज प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मोसाइट यानी कि नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल साइज होगा। माइक्रो यानी कि छोटा हो गया और मैक्रो यानी कि बड़ा हो गया है। तो नॉर्मल से अगर साइज जो है छोटा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइट्स, एंड नॉर्मल से अगर साइज बड़ा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। नेक्स्ट इज द आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट क्या होता है, जो भी आरबीसीज प्रेजेंट है, जो रिलेटिवली इसकी जो कंपोजिशन है या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो परसेंटेज है वो आरबीसी काउंट होगा। मेल के अंदर ये होती है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, एंड फीमेल के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द
ब्लड। ये हमने बात की है एक नॉर्मल या फिर एक अडल्ट मेल एंड फीमेल की, जिनके अंदर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के इतनी आरबीसी प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर से, या फिर इसको हम हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आरबीसी काउंट कर सकते हैं। आरबीसी की, या फिर हम कॉलेज में या फिर एक एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म करते हैं, जो कि जिसके अंदर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, तो ये हीमोसाइटोमीटर की थ्रू होती है। अब कुछ कंडीशंस आती हैं। ये एक हीमोसाइटोमीटर के अंदर ऐसी टाइप की एक स्लाइड जो है वो दी जाती है, जिसके अंदर हम अपना सैंपल लेके काउंट करते हैं। इसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज़ द अनीमिया। अनीमिया के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। अगर डेफिशिएंसी हो ब्लड की, डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकती है, रैपिड ब्लड लॉस की वजह से, या फिर हेमरेज हो गया, हीमोलिसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अनीमिया कोज हो सकता है। अब ये अनीमिया भी मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है या फिर एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर क्या होगा, अगर विटामिन बी12 क्या होता है, विटामिन बी12 फोलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई हो तो इसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। और एप्लास्टिक अनीमिया किसकी वजह से होता है, अगर सीवियर डिप्रेशन हो इरिथ्रोपोइसिस का रेड बोन मैरो के अंदर, यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन है वही क्या हो गई, डिप्रेस हो गई है, वही बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। इसके बाद आरबीसी काउंट जो है इंक्रीज होता है पोलीकाइथीमिया के अंदर। कंडीशन होती है पोलीकाइथीमिया, जिसके अंदर आरबीसी काउंट जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये डेफिशिएंसी की केस की बात की थी हमने, ये है अगर एक्सेस हो गई है तो इसके अंदर आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो पोलीकाइथीमिया है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, ड्यू टू कैंसरियस प्रोलिफरेशन ऑफ द स्टेम सेल की प्रोलिफरेशन हो जाए, किसकी वजह से, कैंसरियस कंडीशन की वजह से। एंड सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ड्यू टू सम डिजीज लाइक एम्फीसीमा, या फिर और फिजियोलॉजिकल स्टेट अगर होगी कोई भी। एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, जो एयर सैक्स होती हैं या फिर एल्विलाई जो होती है उसकी क्या हो जाती है, उसकी वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, या फिर इसके अलावा हाई जो एल्टीट्यूड है उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब जो एल्विलाई की वॉल्स अगर डैमेज हो गई है, उसकी वजह से जो ब्रीथिंग है उसकी शॉर्टनेस हो जाती है। तो ये क्या होगी, अगर जो आरबीसी जो है उनकी एक्सेस अगर होती है। एक टर्म आती है राउलेक्स के अंदर क्या होता है, अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमें रो वर्ड सुनता है, तो रो के अंदर इसके अंदर हम याद कर सकते हैं कि इसके अंदर रोज फॉर्म होती हैं आरबीसीज की। आरबीसीज जो है से रोज फॉर्म कर लेती है, एक दूसरे से अटैच हो जाती है। स्लो मूविंग आरबीसीज जो होंगी एक दूसरे को अडहेयर कर देती है, एक दूसरे के ऊपर अडहेयर करके रोज फॉर्म कर लेती है, जिसको हम राउलेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आरबीसी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर एक इलास्टिक सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आउटर सरफेस के ऊपर ग्लाइकोफोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोफोरिन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं। इनर सरफेस के ऊपर स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसके हम इनर और आउटर वॉल की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन ए, बी एंड सी डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोफोरिन या फिर ब्लड एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और इनर सरफेस के ऊपर स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो है यहाँ पे ये ऐसे स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर एक अल्फा स्पेक्ट्रिन होगा और एक बीटा स्पेक्ट्रिन होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट क्यों होती है, क्योंकि इसको अपना जो स्पेस होता है और ऑर्गेनेल के लिए मिनिमाइज करना होता है, ताकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है।
हीमोग्लोबिन इज अ पर्पल कलर्ड आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसके बाद ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन है तो इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। एक हीम ग्रुप होगा, एक ग्लोबिन ग्रुप प्रोटीन होगा। अगर हम हीम ग्रुप की बात करें, हीम ग्रुप जो है आयरन कंटेनिंग पोरफ्रिन रिंग फॉर्म्ड ऑफ 4 पायरोल रिंग का बना होता है। एंड अगर ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से भी 2 यहाँ पे अल्फ़ा होती हैं, 2 यहाँ पे बीटा होती है। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 होती है, बीटा 1 एंड बीटा 2 होती है। तो अल्फ़ा जो है 141 अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं एंड बीटा जो है 146 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। तो ओवरऑल कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर हीम एंड ग्लोबिन 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करिए कि हीमोग्लोबिन होगा जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी। ये हो गई अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 हो गई, बीटा 1 होगी एंड बीटा 2 चेन प्रेजेंट हो गई। इसके अलावा इसके अंदर जो हीम पार्ट था वो कौन सा होगा, या फिर हीम ग्रुप होगा, वो ये हीम ग्रुप यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अगर हम इसको हीम ग्रुप को मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आएगा जिसके बीच में आयरन प्रेजेंट होगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम बात करें, हीमोमीटर होता है। हीमोग्लोबिन काउंट किससे करते हैं? हीमोमीटर से। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन काउंट करने में हेल्प करता है। अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन काउंट देखिए तो ये 12 ± 2 होता है एंड मेल का 14 ± 2 होता है। फीटस का सबसे हाईएस्ट होता है, ये हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, और जो फीटस होता है उसका सबसे हाईएस्ट होता है, ये होता है फीटस का 23 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, जो कि बर्थ के टाइम पे होता है। तो इसका सबसे हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है, जिसको हम आरबीसी लाइफ साइकिल बोलते हैं। लाइफ स्पैन इसका 115 to 120 डेज होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो स्कीज आउट करती रहती हैं। ब्लड कैपिलरीज में से जो आरबीसीज है वो स्कीज आउट करती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर डैमेज हो गई है आरबीसीज, वो सिंथेसाइज या फिर उनकी जो रिपेयरिंग है वो नहीं हो पाती है, और ऑर्गेनल भी इसके अंदर एब्सेंट है, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। जैसे जैसे इसकी एज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इसके डेज इंक्रीज होंगे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाएगी, और जो सेल है, जो आरबीसी है, वो मोर प्रोन हो जाएगी कि वो फट जाए, ब्रस्ट आउट हो जाए। ब्रस्ट आउट होने के बाद ये स्कीज कर जाती है मैरो चैनल के अंदर एंड स्प्लीन के अंदर। इसके बाद जो रप्चर्ड आरबीसीज है वो सर्कुलेशन में से रिमूव कर दी जाती हैं, और वो फिक्स्ड जो फैगोसिटिक मैक्रोफेजेस है लीवर एंड स्प्लीन के, उनके अंदर चली जाती है। तो इस प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो आरबीसीज हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर फैगोसाइटोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दो के अंदर, जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा वो ग्लोबिन एंड हीम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो ग्लोबिन है वो अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और ये अमीनो एसिड जो है रीयूज हो जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। दोबारा से ग्लोबिन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये रीयूज हो जाएंगे। रीयूज होने के बाद ये क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, जो हीम पार्ट था, हीम जो है उसमें से, हीम पार्ट में से जो आयरन है, आयरन की जो यहाँ पे Fe3 स्टेट होगी, आयरन जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफेरिन की तरह, यहाँ पे ये जो ट्रांसफेरिन होता है, ट्रांसफेरिन क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि Fe3 को, जो आयरन है उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो Fe3 है ये यहाँ पे ट्रांसफेरिन की तरह स्टोर हो जाएगा।
अब ये जो ट्रांसफेरिन के साथ ये अटैच होने के बाद ये ट्रांसफेरिन के साथ Fe3, ट्रांसफेरिन और Fe3 जो है ये जाएंगे नेक्स्ट लीवर के अंदर। लीवर के अंदर ये फेरिटिन की तरह स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोर होने से पहले Fe3 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी अटैच हो जाएगा। ये Fe3 डी अटैच हुआ है तब जाके फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। अगेन क्या होगा, ये जो Fe3 था वो ट्रांसफेरिन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हुआ था वो अगेन क्या हो जाएगा, इसमें से Fe3 ट्रांसफेरिन के साथ री अटैच हो जाएगा। री अटैच होने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट बोन मैरो के अंदर चली जाएंगे। और रीअटैच होने से पहले ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया इन्होंने Fe3 और ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स, जो कि अगेन क्या कर दिए जाएंगे, कैरी कर दिए जाएंगे रेड बोन मैरो तक। रेड बोन मैरो के अंदर क्या होंगे, जो RBC प्रिकर्सर सेल्स होंगे वो इनको ले लेंगे। किसके थ्रू लेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या कर लिए जाएंगे, अपटेक कर लिए जाएंगे। अपटेक करने के बाद हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ कर लिए जाएंगे। यहाँ पे एक तो Fe3 हो गया, ग्लोबिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गए, ये सारे के सारे रिक्वायर्ड होते हैं वापस से इनकी फॉर्मेशन के लिए। तो वापस से एरिथ्रोपोइसिस होने के बाद ये वापस से क्या कर दिया जाएगा, सर्कुलेशन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हीम से एक और पार्ट बना था। हीम से क्या होगा, यहाँ पे एक बिलीवर्डिन और फॉर्म हुआ था। बिलीवर्डिन क्या है, नेक्स्ट बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिलीवर्डिन एक ग्रीन पिगमेंट होता है एंड बिलीरुबिन एक येलो ऑरेंज पिगमेंट होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा ब्लड के अंदर एंड लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो लीवर के अंदर ये आने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट ये अगेन बिलीरुबिन जो है लीवर सेल रिलीज कर देगी बाइल के अंदर, और ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट हो गया है। यूरोबिलिनोजन क्या करेगा, अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ये चला जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा यूरोबिलिन के अंदर, जो कि इवेंचुअली किडनी के अंदर चला जाएगा और किडनी से क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो यूरोबिलिनोजन था, मोस्ट ऑफ द यूरिनोबिलिनोजन क्या करेगा, जो फीकल मैटर होता है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेरोकोबिलिन के अंदर। एक अदर पिगमेंट होता है, ब्राउन पिगमेंट होता है स्टेरोकोबिलिन, उसके अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और ये फेसेस के साथ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये जो स्टेरोकोबिलिन है, ये जो ब्राउन पिगमेंट है, इसकी वजह से जो फीकल मैटर होता है, जो फेसेस होता है, उसका क्या होता है, करैक्टरिस्टिक कलर आता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो ये आरबीसी की लाइफ साइकिल चलती रहती है 120 डेज के अंदर। नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो ये 97 to 99% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97 to 99% ट्रांसपोर्ट होती है। एंड 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड 1 ग्राम की अगर हम बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। बफर्स की तरह एक्ट करता है, ये पीएच को कांस्टेंट करके रखता है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस होंगे उनको वीक एसिड्स और बेस के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये फंक्शंस है
आरबीसीज के। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड कॉर्पसल है वो है ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसके ये जो होती हैं राउंडेड अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड नॉन पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। अगर हम आरबीसीज की बात करें वो कैसी थी, नॉन न्यूक्लिएटेड थी, और ये कैसी है, न्यूक्लिएटेड और नॉन पिगमेंटेड सेल्स है। उसके अंदर पिगमेंट क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, लेकिन ये नॉन पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डायपिडेसिस। डायपिडेसिस क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में से ये क्या करती हैं, इनके अंदर एक मूवमेंट की ब्लड कैपिलरीज में से ये अमीबॉइड मूवमेंट की हेल्प से बाहर निकल आती हैं। कैसे होगा ये, सबसे फर्स्ट क्या होगा, सबसे फर्स्ट ये एडेशन एंड मार्जिनेशन करेंगी। ये ब्लड कैपिलरी हो गई एक, तो ये आएगी नेक्स्ट रोलिंग करेगी, फिर ये डायपिडेसिस करेगी, यानी कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें से ये स्कीज आउट या फिर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी और इसका माइग्रेशन होगा एंड देन फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो ये डायपिडेसिस जो है डब्ल्यूबीसी शो करती है। अगर हम नंबर की बात करें, लेस इन नंबर होते हैं आरबीसीज से, आरबीसीज का नंबर ज़्यादा होता है, डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम होता है। और इनका अगर रेशो की बात करें 1:600 का रेशो प्रेजेंट होता है। साइज़ की अगर बात करें, साइज़ जो है लार्जर साइज़ होता है आरबीसी से, इनका साइज़ जो है लार्ज होगा आरबीसी से। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की, टीएलसी जिसको हम बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर और पर क्यूबिक मिलीलीटर। कितना है टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, ये होता है यहाँ पे 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द होल ब्लड। पूरे ब्लड के अंदर 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें तो ये लोवेस्ट होता है अर्ली मॉर्निंग के अंदर एंड हाईएस्ट होता है आफ्टरनून के अंदर। अब मान लिया कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। एंड इसके अलावा एक और कंडीशन होती है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज डिक्रीजेस, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज का नंबर जो है डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि कंडीशंस होगी, एड्स हो गई, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गई, इन कंडीशंस में क्या होता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज की जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। ल्यूकीमिया कंडीशन होती है, ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज हैं उनको हम साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इनके अंदर कैसे प्रेजेंट है, इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स कैसे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इनको ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर डिवाइड करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट यानी कि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड ए ग्रैन्युलोसाइट यानी कि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर फर्दर 3 टाइप्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स 2 टाइप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स की। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर होता है एंड न्यूक्लियस जो है लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक कंडीशन होती है यहाँ पे न्यूक्लियस की। 65% होता है टीएलसी का, यानी कि जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है टोटल उसके अंदर से 65% ग्रैन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो अगर इनका नंबर इंक्रीज होता है तो इसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइटोसिस एंड नंबर डिक्रीज होता है तो इसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइटोपीनिया।
इसके अंदर थ्री फर्दर टाइप्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। और ये सब टाइप्स जो है किसके बेस पे हैं? शेप ऑफ द न्यूक्लियाई। इनकी जो न्यूक्लियाई है, इनका जो न्यूक्लियस है उसकी शेप कैसी है, उसके बेस पे ये तीन सब टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स और हेट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं 62% होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ग्रेनुलोसाइट जो है 65% थे टीएलसी के, जिसमें से इसमें से 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोस्ट एबिडेंट टाइप के होते हैं, मोस्ट एबिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर फाइन ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे जो है फाइन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और ये ग्रैन्यूल्स जो है ये क्या है? लाइसोसोम्स एंड गोजी बॉडीज होते हैं एक्चुअली। इन ग्रैन्यूल्स को लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडीज ही होते हैं ये। और ये स्टेन किए जा सकते हैं विद एसिडिक एंड बेसिक डाई। न्यूट्रो पता ही चल रहा है टर्म से ही कि एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से ये स्टेन हो जाएंगे। 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनका। जो न्यूक्लियस होगा वो 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें 10 to 12 आवर्स इनका लाइफ स्पैन होता है। चीफ फैगोसिटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर, और इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। चीफली फैगोसिटिक एक्टिविटी ये शो करती है, डिस्ट्रॉय करती है, इन्वेड करती है माइक्रोब्स को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की हेल्प से। तो ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो कैसे होगा? वैसोडाइलेशन होगा, मार्जिनेशन होगा, ई माइग्रेशन होगा, कीमोटैक्सिस होगा, फैगोसाइटोसिस होगा एंड देन फाइनली डाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन हुआ, मार्जिनेशन हुआ, फिर ई माइग्रेशन हुआ यहाँ पे, फिर कीमोटैक्सिस हुई, यानी कि किस साइड से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो जाएगा। तो कीमोटैक्सिस होने के बाद ये उसी तरफ चली जाएंगी। देन फैगोसाइटोसिस होगा एंड डाइजेशन होगा। ये मैक्रोफेजेस जो है इनको ये एनग्लफ कर लेंगे और इनका फाइनली डाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, ये सेक्स डिफ्रेंशिएशन के अंदर हेल्प करती है। सेक्स डिफ्रेंशिएशन के अंदर कैसे हेल्प करेंगी? जो फीमेल की न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो फीमेल के अंदर न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगी, अगर हम उनको एग्जामिन करके देखें तो इनके अंदर एक ड्रम स्टिक और बार बॉडी प्रेजेंट होती है। ये एक अलग से एक्स्ट्रा पोर्शन जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है? ड्रम स्टिक है। ये अलग से ड्रम स्टिक प्रेजेंट होता है जिसको हम बार बॉडी बोलते हैं। और ये क्या होता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं। तो जो लोब होते हैं जो इसके लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, एक उनमें से एक लोब के साथ ये बार बॉडी और ड्रम स्टिक अटैच होती है। तो ये जिसके साथ अटैच होगी, यानी जिन न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये अटैच होगी, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे सेक्स होगा वो क्या होगी? फीमेल होगी। इसके अलावा अगर हम न्यूट्रोफिल्स के अंदर बात करें, अगर कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तो हमने बात की ये इन्फेक्शन था, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आया। अगर इन्फेक्शन और भी ज़्यादा मैसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी? डाई ऑफ हो जाएंगी। डाई ऑफ होके वो क्या कर लेंगे? एक पस फॉर्म कर लेंगी। बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स जो है इसके अंदर डाई हो जाएंगी और एक पस फॉर्म कर लेगी। और ये जो पस होता है इसको हम एब्सेसिस भी बोलते हैं। किस केस में बोलते हैं? अगर ये इसका लोकलाइज्ड अक्यूमुलेशन हो जाता है, कि एक ही जगह पे उसका अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम एब्सेस बोलते हैं। सेकेंड आएगी इसके अंदर बेसोफिल्स, जिसको हम सिएनोफिल्स भी बोलते हैं। बेसोफिल्स जो है ये 0.5 to 2% होती है टीएलसी की। सिर्फ ये 0.5 to 2% ही होती है। साइटोप्लाज्म स्टेन्ड विद बेसिक डाइज। बेसोफिल है तो ये बेसिक डाई से स्टेन होंगे, और बेसिक डाई के अंदर भी मिथाइलिन ब्लू से ये स्टेन होते हैं, इसलिए हमें ये मोस्टली ब्लू इन कलर नजर आते हैं। सबसे लिस्ट इन नंबर होते हैं, ये सबसे कम नंबर होता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो थे मोस्ट अबंडेंट टाइप थे, यहाँ पे ये क्या होते हैं? सबसे लिस्ट होते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें 2 to 3 लोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है।
और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एस शेप का होता है, ये एस शेप का न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट होता है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो 8 to 12 आवर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। नॉन फैगोसिटिक होती है, जैसे कि अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो फैगोसिटिक, चीफ फैगोसिटिक सेल्स थी, सोल्जर्स थी बॉडी की, लेकिन ये क्या होती है, नॉन फैगोसिटिक होती है। नेक्स्ट इज एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये होती है 2 to 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो है एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। एसिडिक डाइज जैसे कि इओसिन, ऑरेंज कलर के ये नज़र आते हैं। रिच न्यूक्लियस जो है इसका बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो 2 लोब है जहाँ से ये जॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं इस्थमस। रिच होते हैं हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन के अंदर, इनके अंदर हिस्टिडीन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो रिच होते हैं। न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है इनका, और इस्थमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि इनका कनेक्शन करता है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें 14 आवर्स का इसका लाइफ स्पैन होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, जैसे जब भी कोई जो इसोनोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, यानी कि ये ब्लड क्लॉट को क्या करते हैं, ब्लड जब भी रिलीज़ होते हैं ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व कर देते हैं, उसको डिज़ोल्यूशन का काम करते हैं। जब भी जो एसिडोफिल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं या फिर एलर्जिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि अस्थमा, हे फीवर, उस कंडीशन में क्या होती है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिए न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। एंड ए ग्रेनुलोफिल्स के अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स 2 सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन ग्रैनुलर नॉन लोबुलेटेड न्यूक्लियाई होती है, ना तो इनका साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, ना इनके अंदर कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। नॉन लोबुलेटेड न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है। 35% होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है 5.3% होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ओवल, किडनी और हॉर्स शो शेप होता है। इसके अंदर किडनी और हॉर्स शो शेप इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन है इसका 10 to 20 आवर्स का होता है। मोटाइल होते हैं ये, फैगोसिटिक होते हैं, इनका एक्शन फैगोसिटिक इन एक्शन होते हैं। इन जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो फॉर्म करते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करेंगे। डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस और स्क्वेंजर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। प्रोड्यूस मोनोकाइंस, मोनोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या करेगा, एंटीजन से एक्ट करेगा एंटीजन की तरह टी एज वेल एज बी लिम्फोसाइट्स के लिए। तो ये मोनोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं। और जो इसके अंदर मैक्रोफेजेस और स्क्वेंजर सेल्स हैं वो डैमेज और डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये होती 30% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। न्यूक्लियस जो है लार्ज होता है, राउंडेड होता है, लार्ज होगा और समवट राउंडेड होता है। इसके अंदर लाइफ स्पैन मंथ्स टू ईयर इसका हो सकता है। नॉन मोटाइल होते हैं। अगर मोनोसाइट्स की बात करें वो मोटाइल थे, यहाँ पे नॉन मोटाइल है। वो फैगोसिटिक थे, ये नॉन फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती, जैसे कि वो मोनोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे थे, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एक इम्यून सिस्टम के अंदर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर ये अपना रोल प्ले करती हैं। अब बाद में ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फॉर्म करती है। जब भी स्टिमुलेशन होगी इनकी टी लिम्फोसाइट्स की तो ये टी सेल फॉर्म करेंगे, और ये टी सेल किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल हो सकती है। जो किलर टी सेल है वो माइक्रोब्स को किल करेगी, इसका काम है सिंपली माइक्रोब्स को किल करना। हेल्पर टी सेल्स का काम है
बी सेल्स को स्टिमुलेट करना कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे, यानी कि इसका काम है हेल्प करने का। बी सेल्स की ये हेल्प करती है ताकि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। एंड सप्रेसर टी सेल्स क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है प्रोटेक्शन के लिए, कि बॉडी की जो सेल्स हैं या फिर बॉडी की जो खुद की सेल्स हैं उनके ऊपर बॉडी अटैक ना करे, इम्यून सिस्टम उनके ऊपर ही अटैक ना करे। तो उस कंडीशन में ये क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। बी लिम्फोसाइट जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम होता है फॉर्म करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड कंपोनेंट होता है ब्लड का, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर जो ब्लड सेल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनका थर्ड कंपोनेंट ब्लड प्लेटलेट्स है। स्मॉलेस्ट साइज होती हैं ये ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं जो कि मैमलियन ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होती है। कलरलेस ओवल शेप होती हैं, डिस्कोइडल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है ये प्रेजेंट होंगे और ऐसा लगेगा कि ये न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की अपीयरेंस इसको देंगे। और ये जो बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है या तो ये हो सकते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स। डेंस ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, एटीपी एंड सीरोटोनिन जो है रिलीज करेंगे। अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, जो फाइब्रोनेक्टिन है, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स हैं या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको रिलीज़ करेंगे। एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर की अगर हम बात करें, नंबर में अगर इनका नंबर इंक्रीज होता है तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर नंबर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से तो इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, नंबर का डिक्रीज होना। अब ये जो नंबर का डिक्रीज है वो किस वजह से हो सकता है, हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है कोई भी जिसकी वजह से नंबर जो है डिक्रीज हो सकता है। एक टर्म आती है क्रिटिकल काउंट ऑफ द प्लेटलेट। अगर काउंट जो है ये अगर ये 40,000 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल काउंट ऑफ द प्लेटलेट, और ये भी हेमरेजिक कंडीशन की वजह से होता है। लाइफ स्पैन होता है इसका 7 to 22 डेज। इसके बाद ये क्या कर ली जाती है, फैगोसाइटोसिस हो जाती है। इनकी जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो क्या कर लेंगी, इसकी फैगोसाइटोसिस कर देंगी। और जो फैगोसाइटोसिस होने के बाद जो सेल्स है लीवर की एंड स्प्लीन की वो इसको एनग्ल्फ कर लेंगी। तो इसके फंक्शंस होंगे, ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी हेल्प करती है। ब्लड क्लोट जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करेंगी। जैसे कि यहाँ पे इंजरी हुई, कोई भी इंजरी होने के बाद यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, क्लोट फॉर्म कर लिया और यहाँ पे ये फिब्रिन की यहाँ पे जो नेटवर्क है वो फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड है यहाँ पे ये क्लोट जम गया है और ब्लड जो है अब नेक्स्ट जो ब्लड है अब यहाँ से रिलीज नहीं होगा, एक तरह से सील कर दिया है। तो ये भी क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। सेरोटोनिन और जो नोर एड्रेलिन है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, उसको क्या करती है, ये सिक्रीट करती है, जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, ब्लड लॉस को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट जो ये हमने जितनी भी अब तक बात की है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, वो उनकी अगर हम उनको समराइज़ करें तो इनको हम जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स हो गई, इनके अंदर ये जो है 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर फीमेल के अंदर होती है, 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर मेल्स के अंदर होती है। करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, बाई कनकेव होती है, इनका जो है ये बाई कनकेव होती है, विदाउट न्यूक्लियाई होती है और ये 120 डेज़ के इनकी लाइफ साइकिल होती है। फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी।
वाइट ब्लड सेल्स और WBCs की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होंगी, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 70% होती है, और जो इसिनोफिल्स है 2 to 4% एंड जो बेसोफिल्स है 0.5 to 1% होती है WBCs का। जो न्यूट्रोफिल्स है ये इनके अंदर न्यूक्लियस जो है 2 to 5 लोब का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज़्यादा फाइन होता है, और पेल यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें, फैगोसाइटोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइसोजाइम या फिर डिफेंसिन्स हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स, सुपर ऑक्साइड एनाइंस हो गए, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गए, हाइपोक्लोराइड एनाइंस हो गए। तो ये इसका फंक्शन है। इसिनोफिल्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस जो है 2 लोब्ड होता है, जो कि एक क्रोमेटिन के थिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होता है। रेड ऑरेंज यानी कि ये जो एसिडिक इओसिन डाई होती है उससे स्टेन होती है। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करती हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उस टाइम पे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा फैगोसाइटाइज करती है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस को एंड डिस्ट्रॉय कर देती है कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स को। बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस 2 लोब होता है एंड लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि ब्लू पर्पल कलर के नज़र आते हैं, ड्यू टू जो इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू कलर से ये बेसिक डाई से स्टेन होता है। लिबरेट हेपेरिन, हेपेरिन को लिबरेट करता है, हिस्टामाइन लिबरेट करता है, सीरोटोनिन एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है, जो क्या करता है, इंटेंसिफाई ओवरऑल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। इसके बाद ये नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स होंगे। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये थर्ड टाइप का होगा। यहाँ पे ए ग्रेनुलर साइट के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होंगे। लिम्फोसाइट्स जिसके अंदर T सेल, B सेल, नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होगी, ये 20 to 25 होती हैं WBCs का। स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती हैं ये, लार्ज लिम्फोसाइट भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। स्मॉल होती है 6 to 9 माइक्रोमीटर की एंड लार्ज हो सकती है 10 to 14 माइक्रोमीटर की। न्यूक्लियस जो है राउंड और स्लाइटली इंडेंटेड होता है। साइटोप्लाज्म जो है एक रिम फॉर्म करता है। न्यूक्लियस जो है एक तरह से स्काई ब्लू कलर का नज़र आता है, जो कि सेल से लार्जर होता है एंड मोर साइटोप्लाज्म विजिबल होता है इसके अंदर। फंक्शन की अगर हम बात करें, ये इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है, जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, बी सेल जो डेवलपमेंट है प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज सिक्रेट करता है। टी सेल क्या करती है, टी सेल्स अटैक इन्वेडिंग वायरसेस, कैंसर सेल्स, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ यानी कि खुद के ही जो टिश्यूज़ है उनके अगेंस्ट सप्रेस कर देती है। नेचुरल किलर सेल्स जो है अटैक द वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस, माइक्रोब, सर्टेन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल्स जो है इनके ऊपर अटैक करती है। मोनोसाइट्स की अगर बात करें 3 to 8% प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है किडनी और हाउस शो से प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म ब्लू ग्रे कलर का होता है और फोमी अपीयरेंस इसकी प्रेजेंट होती है। फैगोसाइटोसिस करती है ये, एंड प्लेटलेट जो है ये क्या करती हैं, इन सेल फ्रेगमेंट्स दैट 5 to 9 days तक इनका लाइफ स्पैन होता है। बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। काम क्या होगा, ये प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती है, होम्योस्टेसिस के अंदर हेल्प करती है, रिलीज केमिकल्स दैट प्रमोट वेस्कुलर स्पैसम एंड ब्लड क्लोटिंग में भी प्लेटलेट्स हेल्प करती है। तो हमने ब्लड प्लाज्मा डिस्कस किया, उसके बाद RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड उनके फंक्शंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन कैसे होगी डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, यानी जो इरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इरिथ्रोपोइसिस कैसे होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।